बल्गेरिया की तो पूरी हाउ टू एग्रीमेंट चेक क्या कह रहे वेदर हैं, द फिर कैसे देखते हैं? हाउ टू चेक वेदर एग्रीमेंट कंटेन्स अ लीज और नॉट। उसमें लीज एसेट होनी चाहिए, आइडेंटिफाइबल ओके। टर्म होना चाहिए। टर्म होना चाहिए, ओके। टर्म होना चाहिए। अच्छा चलो एक बार पूरा करके मैं एक बार काउंटर करता हूँ। नहीं नहीं, लीज टर्म मतलब कितने टाइम का मिनिमम होगा। अच्छा चल मैं यहीं पे काउंटर करता हूँ। परपेचुअल लीज है। 116 में अकाउंट फॉर होगा नहीं होगा? परपेचुअल। होगा अकाउंट फॉर, क्योंकि एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ यूज हो रहा है ना, लिया जा रहा है। अगर वो आइडेंटिफाइबल है और भाई राइट टू यूज है उसका। राइट टू यूज। हाँ। फॉर अ पीरियड ऑफ कंसिडरेशन है, वो कंसिडरेशन होनी चाहिए वहां पे। जैसे स्नेहा ने बोला था ना, लीज टर्म होना चाहिए। लीज टर्म नहीं, वहां पे होना चाहिए कंसिडरेशन। पीरियड जो हम यूज करते हैं उसके लिए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। हम्म। और फिर अब इसके बाद आइडेंटिफाइड एसेट को कैसे आइडेंटिफाई करना वो, और फिर राइट टू यूज का क्या मतलब है, वो चीज है। राइट टू यूज का। और ठीक है, मॉडिफिकेशंस कर चलो। वो तो बाद में हो जाएगी मॉडिफिकेशन फर्स्टली। बस राइट टू यूज के अंदर क्या क्या देखोगे? राइट टू यूज के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेसी के पास सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं या नहीं ओके। फ्रॉम द एसेट। और उसके बाद, और उसके पास ये राइट भी होना चाहिए टू टू डायरेक्ट द यूज फॉर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। मतलब कि अगर मान लो कोई प्री डिसाइडेड एसेट है, हम्म। तो उसको वो जो सप्लायर है, जो मतलब लेसर है, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। अगर प्री डिसाइडेड एसेट है तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, हम्म। कुछ नहीं कर सकता। और अगर जो एसेट है वो डिजाइन ही लेसी के लिए हुआ है, उसके यूज के लिए, हम्म। है ना, ताकि ताकि वो ये मतलब कोई डायरेक्ट कर और पाए बंदा कि यूज इसको, नहीं कर सकता। हाँ, कि कैसे यूज करना है, किस पर्पस के लिए यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो हम्म। सिर्फ लेसी बताए, डायरेक्ट करे। मतलब उसके ओके। पास पूरा कंट्रोल है उसको डायरेक्ट करने का। अगर मान लो लेसर की साइड से कोई प्रोटेक्टिव राइट्स भी आ रहे हैं कि मतलब अगर कोई कार है, आप सिर्फ इसको अगर है कि 10,000 किलोमीटर ही चला सकते हो, तो अब हम्म। भले से ही उसने स्कोप उसका डिसाइड कर दिया, लिमिट कर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कंट्रोल खत्म हो गया। स्टिल 10,000 किलोमीटर्स में वो उसका पूरा कंट्रोल है लेसी का, वो जैसे चाहे उसको यूज कर सकता है। तो ओके। प्रोटेक्टिव राइट से कंट्रोल नहीं जाता कस्टमर का। ठीक है, गुड। एनीथिंग एल्स लेफ्ट? और इसके बाद इसके अंदर राइट टू यूज के अंदर राइट टू यूज के अंदर अगर कुछ और रहता हो तो? राइट टू यूज के अंदर बाकी और तो इसी के ऊपर और चीज है कि हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, ओके ओके। इस तरीके से। ठीक है। और कुछ? एनीथिंग एल्स स्टिल, एक्सेप्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस? स्टिल अब तो नहीं पता। चलो ठीक है। बस एक लास्ट ये बता दो, आइडेंटिफाइड, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज आइडेंटिफाइबल एसेट और नॉट। पहली फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि एसेट मार्क्ड होना चाहिए, वेदर एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली। हम्म। ठीक है। अगर कोई मान लो केबल्स है, पाइपलाइंस है, कुछ है, तो उसको एक्सप्लिसिटली आप मार्क नहीं कर सकते कि भाई इतनी ही है। लेकिन अगर जो लेसी है वो सब्सटेंशियली एक बड़ी कैपेसिटी यूज कर रहा है उस पाइपलाइन की या केबल्स की, तो हम उसको मान लेंगे कि वो मार्क हो चुका है, एसेट, एसेट इज मार्क। दूसरी हम्म। चीज, क्या बोलते हैं उसे, सॉरी, सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट। सप्लायर के हम्म। पास कोई सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं होने चाहिए। और सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स मतलब कि उसके पास ऐसी कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो एसेट को कभी भी सब्स्टिट्यूट कर सके ओके। विदाउट कंसल्टिंग विद लेसी। और दूसरी बात, नो एसएसआर, मतलब कि उसके पास, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो लेसी को अकाउंट, लेसी के ऊपर जाए। लेकिन कोई ऐसे बेनिफिट्स ना हो जो सब्स्टिट्यूशन के होंगे, और वो ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनकी कॉस्ट बहुत कम है और बेनिफिट बहुत ज्यादा है, और वो लेसर को एक्रू हो रहे हैं। ओके। ये ठीक गुड। है। लास्ट वाला रिपीट करना है, सॉरी। मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेसर को अक्रू नहीं होने चाहिए,
जिसकी मतलब कॉस्ट बहुत कम है और बेनिफिट बहुत ज्यादा है, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट यही चीज हो गई। सब्स्टिट्यूशन, अगर मान लो लेसर जो है अगर एसेट को सब्स्टिट्यूट करे तो उसके पास बेनिफिट्स, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो इतने नहीं होने चाहिए कि कॉस्ट कम हो और बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाए। हम्म सब्स्टिट्यूट करने के बाद। हाँ, सब्स्टिट्यूट करने से। और दूसरी चीज, ओके। वो कभी सब्स्टिट्यूट मतलब ऐसी फालतू में नहीं कर सकता थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, बिना लेसी की मर्जी के या बिना कोई कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स में चेंज के। तुमने क्या अभी रुकना है, तुमने बोली लेसी के उसके ऑप्शन से, अगर लेसी ने अगर बोल दिया कि तुम ले लो सब्स्टिट्यूट कर दो फिर। मतलब लेसी, नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब कि अगर कोई मान लो कॉन्ट्रैक्ट में ही टर्म कोई चेंज नहीं हो जाती है, मान लो वो एसेट ही खराब हो गया तो वो मान लो लेसर कह रहा है कि कोई नहीं मैं आपको दूसरा एसेट दे देता हूँ, इस टाइप से हम्म कोई चीज हो दूसरा तो वो एसेट लीज दे में हो देता हूँ, जाएगा ना। दूसरा एसेट दे देता मतलब हूँ। वैस नहीं नहीं, वैसा ही एसेट। हाँ अब सही बोला हम्म। है। सेम एसेट, सिमिलर सिमिलर एसेट होना चाहिए वहां पे भी। हाँ वही, मतलब मेरा ये मतलब था कि जैसे मशीन खराब होगी ना तो उसको कोई चलो कोई नहीं हम आपको दूसरी मशीन दे देते हैं, मतलब ऐसे नहीं कहते, नॉर्मल पैरेलल। नहीं नहीं अच्छा तो चलो तुमने ये एग्जांपल लिया, अब मैंने तुम्हें कार का एग्जांपल लेता हूँ। तुमने बोला था मुझे ये पर्टिकुलर कार, उसका एक तुमने मॉडल चाहिए था, बाद में वो खराब हो गई तो तुमने कोई और मॉडल भेज दिया, तो अब लीज ये नहीं होगी फिर। अब तो वो सेपरेट लीज में जाएगी, वो वाला लीज तो खत्म हो चुकी है अगर वो एसेट ही हट गया तो। करेक्ट। ओके चलो मैं स्टार्ट करता हूँ वापिस से पूरा एक बार। अरेंजमेंट अब लीज है या नहीं, हम क्या देखते हैं, फर्स्टली आइडेंटिफाइड एसेट होनी चाहिए। उसके लिए क्या, स्पेसिफाइड एसेट, कैपेसिटी अगर पोर्शन का है, हम ये तीन फैक्टर्स देखते हैं इसके अंदर कि, और सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट्स किसके पास है, जो भी एक्सप्लेन किया था। अगर वो किसके पास है, लेसी के पास है वहां पे, अगर वो है मतलब आइडेंटिफाइबल एसेट है, तो उस केस में क्या देखेंगे फिर आगे, कंट्रोल टेस्ट हम इवेल्युएट करते हैं। कंट्रोल। राइट टू कंट्रोल किसके पास है, मींस कस्टमर एक सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑब्टेन कर रहे हैं नहीं कर रहा, कर रहा है तो फिर हम आगे देखेंगे राइट टू डायरेक्ट द यूज किसके पास है, एंड हु टेक्स द डिसीजन, मींस हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट विल बी यूज, किसके पास है वहां पे। अगर कस्टमर के पास है तो वो लीज है वहां पे, सप्लायर के पास है वहां पे तो नो लीज, वहां पे सप्लायर के पास नो लीज हो जाएगी। लेकिन वहां पे अगर प्री डिटरमाइंड है, वहां पे फिर एनालिसिस रिक्वायर्ड होते हैं वहां पे कि किसके किसके पास ज्यादा है वहां पे, कि कौन किसका ऑब्टेन कितना करेगा, तो वहां पे एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है जो हम आगे देखते हैं अभी। तो ये मेन चीज होती है, अगर आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं ऑब्टेन कर सकते और राइट टू डायरेक्ट नहीं है, तो वह सीधा नो लीज हो जाएगी वहीं पे। अब आगे स्टेप वन, सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिफाइड एसेट है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि इज द एसेट स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, यहाँ पे जो एसेट है वो एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। इसके लिए हम अब सबसे नीचे देखते हैं कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के लिए क्या, अगर एक एसेट उसके अंदर इन्वॉल्व है एग्रीमेंट के अरेंजमेंट के अंदर, कि विद स्पेसिफिकेशन है वहां पे, कि स्पेसिफिकेशन पूरी है, तो एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड है वहां पे। अगर नो स्पेसिफिकेशन है बट एक एसेट ही है वहां पे, कंफर्मेशन देखी है मैंने। तो वहां पे इम्प्लिसिट मान लिया जाएगा कि हमें एक ही एसेट चाहिए। मान लो हाँ जैसे एक 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 पर्टिकुलर कंफर्मेशन मशीनरी है वहां देखी पे, है। कोई या गाड़ी और नहीं है, एक पर्टिकुलर एक तुम्हें सेकंड बैंड नहीं, सुनो मैंने ना, जो वो वाली है ना, सुनना है। करो करो कंटिन्यू टीएल करो। हम्म अब यहाँ पे क्या देखेंगे, अब एक एसेट अगर नो स्पेसिफिकेशन की, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, बस वो एक गाड़ी चाहिए, लेकिन मुझे यही वाली चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, एक स्पेसिफिकेशन होगी मुझे यही चाहिए कि एक पर्टिकुलर मॉडल के साथ, तो एक्सप्लिसिट, नो स्पेसिफिकेशन इम्प्लिसिट हो जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पे मल्टीपल एसेट्स है, यहाँ पे हमें इवेल्युएट करना पड़ता है कि अगर यहाँ पे आ गया कि टेलर मेड है, टेलर मेड है वहाँ पे कि हम खुद बनवा रहे हैं वहाँ पे, और एक हो गया स्पेसिफिकेशंस के साथ पूरी डिटेल कि हमें ये चाहिए पूरा, वो चाहिए अंदर एक स्पेसिफिकेशंस भी है। तो एक्सप्लिसिट नो स्पेसिफिकेशन मींस उसने बोला कि मुझे बस एक गाड़ी चाहिए, बना के दे दो, उसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट उसने अपनी कर दी, बोला बाकी तुम अपना कुछ भी करो, लेकिन उसने थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन दी है तो इम्प्लिसिट मान लेंगे कि वही है। अब जनरल आ गई वहां पे, मल्टीपल एसेट और जनरल है वहां पे, स्पेसिफिकेशंस के साथ दी है तो एक्सप्लिसिट हो जाएगी। अगर कोई नो स्पेसिफिकेशन है वहां पे कि मुझे बस गाड़ियां इतनी चाहिए, 10 गाड़ियां आप कुछ भी दो मेरे को, तो वहां पे ना इधर एक्सप्लिसिट नॉट इम्प्लिसिट। ये वाला फैक्टर हमें लास्ट में ध्यान रखना होता है, इंपॉर्टेंट ये वाला होता है। नेक्स्ट, अब ये हो गया कि एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट है यहाँ पे, तो फिर अब हम चेक करेंगे कि वेदर एसेट इज फिजिकली डिस्टिंक्ट और नॉट, सेपरेटली है या नहीं है, और सब्सटेंशियली ऑल कैपेसिटी ऑफ किसके पास है वहां पे, कि कस्टमर के पास सारी कैपेसिटी है या नहीं है। तो मींस पोर्शन ऑफ एसेट अगर वहां पे जो लेसी के पास है या कस्टमर के पास, अभी हम बोलेंगे कस्टमर बोलेंगे क्योंकि अभी लीज नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। कस्टमर का हम यहाँ पे है तो उसके पास कितना पोर्शन है वहां पे,
अगर वो भी फिजिकली डिस्टिंक्ट है कि नहीं है सारा, पहले कि हम देख सकते हैं नहीं देख सकते, अगर देख सकते हैं पोर्शन को तो आइडेंटिफाइबल एसेट है, नहीं देख सकते वहां पे तो वहां पे इवेल्युएशन रिक्वायर्ड होगी वहां पे कि सब्सटेंशियल पोर्शन किसके पास है वहां पे। जैसे तुमने एग्जांपल दिया था वो क्या फाइबर वाला, फाइबर या लीज लाइन होगी वहां पे पर्टिकुलर, तो उस केस में वहां पे पोर्शन कितना पोर्शन मेरे पास है वहां पे, अगर सारा का सब्सटेंशियल पोर्शन मेरे पास है, अगर वो कितना होता है 78 ऐसे जजमेंट रिक्वायर्ड होती है अदरवाइज, और अगर हम देखें तो 80% के आसपास आ जाता है सब्सटेंशियल, 80-85% पे। तो वहां पे अगर है वहां पे तो आइडेंटिफाइबल एसेट बन जाएगी, अगर नहीं है सब्सटेंशियल पोर्शन तो वह नॉट आइडेंटिफाइबल एसेट हो जाएगी, तो वो नहीं होगी वहां पे। और अगर फिजिकली डिस्टिंक्ट है वहां पे, चाहे उसकी सारी कैपेसिटी ऑल सब्सटेंशियल ऑल द कैपेसिटी, तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि सप्लायर के पास सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट्स हैं या नहीं है। उसके लिए अब सब्स्टिट्यूशन राइट्स में हम क्या इवेल्यूएट करते हैं कि जो प्रैक्टिकल एबिलिटी है सब्स्टिट्यूट करने की, जितना उसका पीरियड है यूज करने का, वो किसके पास है वहां पे, कि वहां पे वो कर सकता है या नहीं कर सकता विद इन रीजनेबल टाइम। अगर सप्लायर के पास नहीं होने चाहिए ये राइट्स, और बेनिफिट अगर इकोनॉमिकली कर रहे हैं वहां पे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद लेसर के पास बेनिफिट मिल रहा है कि वो सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, उसको बेनिफिट मिल रहा है, मींस जो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट, जैसे अभिषेक ने कहा था, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सीड कर रहे हैं कि मैं रिप्लेस कर देता हूँ मेरे को बेनिफिट मिलेगा। जैसे मान लो लेसर के पास 10 गाड़ियां थी, उसने लेसी को ट्रांसफर कर दी पहले, लेकिन वो उसने सब्स्टिट्यूशन राइट रख रखे वहां पे। कैसे, अगर वहां पे इवेल्युएशन करनी पड़ेगी, जैसे लेस अब लेसी नहीं कर सकता वैसे इवेल्युएशन जनरली कि लेसर के पास ये, लेकिन अगर हम सोचे वहां पे कि लेसर ये कर रहा है कि मुझे कोई और एक और अरेंजमेंट मिल रही है वहां पे, एक और अरेंजमेंट हो रही है वहां पे, क्योंकि लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लीज होनी चाहिए ना वहां पे, लीज नहीं है तो 116 की काउंटिंग नहीं लगेगी वहां पे। तो ये भी ध्यान रखना है, जो ऑडिटर लेसर का होगा तो वहां पे वो ये इवेल्युएट करेगा वहां पे कि अगर उसने वहां पे अरेंजमेंट के अंदर ये स्पेसिफाई कर रखा है कि मैं एक्सचेंज सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ वहां पे, कि मीन्स मेरे को कोई एक और साइड में एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि उसको ये एसेट रिक्वायर्ड है और मेरे को हाई पे कर रहा है वहां पे, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स वहां पे कॉस्ट एक्सीड कर जाएगी। अगर मान लो टर्मिनेशन के अंदर उसने एग्रीमेंट के अंदर वहां पे टर्मिनेशन का एक क्लोज होगा, अगर कोई भी टर्मिनेट करेगा तो कुछ अमाउंट पे करेगा, अगर नहीं करेगा तो ठीक है वहां पे इकोनॉमिक बेनिफिट लेसर को मिल जाएगा वहां पे, तो सब्स्टिट्यूशन राइट वहां पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर वहां पे नहीं है, एग्रीमेंट के अंदर क्लोज है कि इतनी अमाउंट अगर टर्मिनेट कोई भी अर्ली टर्मिनेशन करेगा तो वहां पे इतनी अमाउंट पे होगी, जैसे अगर बात करें 10 लाख पे करेगा कोई भी पर्सन अगर टर्मिनेट कर रहा है वहां पे, और लेसर को वहां पे क्या मिल रहा है, मेरे को वहां पे 15 लाख मिल रहे हैं, वो मिल रहेंगे 15 लाख इनिशियल मिलेंगे, और जो लीज पेमेंट्स है वो एक्सेस है वहां पे, तो इकोनॉमिक बेनिफिट आ गया, तो वहां पे सप्लायर का सब्स्टिट्यूशन राइट हो गया, और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो लीज नहीं होगी। अब ये चीज बताओ, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज अब कैसे सोचोगे वहां पे, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच लेंगे कि एक्सीड कर देंगे वहां पे, तुम ये पॉइंट लेसर के पॉइंट, जब लेसी की अगर कोई पर्सन ऑडिट कर रहा है तो ये पॉइंट सोच सकते हैं वहां पे। हम्म। अगर वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेंशन्ड होगा कि है। लेसर कभी भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो वो लीज नहीं होगा ना, वहां से वो आइडेंटिफाई कर सकता है। हाँ, तो मीन्स वो क्या होगा, वो ये वाला फैक्टर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन ये वाला फैक्टर चेक होगा वहां पे, और हाँ जब हाँ लेसर की ऑडिट करेंगे वहां पे हमारे पास दोनों फैक्टर चेक कर सकते हैं वहां पे कि एक्चुअली वहां पे मान लो ये क्लोज नहीं है, लेकिन वहां पे अगर मान लो वो क्लोज ही नहीं है उसके अंदर, फिर सब्स्टिट्यूशन का मान लो वहां पे कोई वो नहीं कर रखा, उन्होंने क्लोज एंटर नहीं कर रखा एग्रीमेंट के अंदर, फिर फिर तो मतलब वो सामने से अगर कुछ दिखे, जजमेंट करके पता चल रहा हो कि भाई ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है, तो फिर वहां से देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये क्या होगा इस केस में, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे बहुत ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी, लेकिन लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये वाला फैक्टर वहां पे इवेल्युएट कर सकते हैं करंट ईयर के अंदर एटलीस्ट, क्योंकि जब ऑडिट करने आएगा तो वो ईयर एंड पे आएगा, तो करंट ईयर में देख लेगा कि एक्सचेंज हुई है नहीं हुई, कोई एग्रीमेंट अरेंजमेंट साइन में एक और एंटर हुआ है नहीं हुआ, तो वो यहाँ से इवेल्युएशन हो सकती है उसकी। बट लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे इवेल्युएशन बहुत हाई हो जाएगी जजमेंट वहां पे, इन दैट केस। अब हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिफाइड एसेट है यहाँ पे, हमने तीन देख ली, स्पेसिफाइड एसेट, पोर्शन अगर कैपेसिटी कितना है, सब्स्टिट्यूशन राइट देखिए, अब हम देखेंगे कि कस्टमर के पास सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं कि नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे। और ये ध्यान रखना है कि जो राइट टू कंट्रोल है कि सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट और डायरेक्ट द यूज, ये जरूरी नहीं है ये इसको हम डॉक्यूमेंट भी करें यहाँ पे कि कौन कितना करेगा, ये हम इवेल्युएशन भी कर सकते हैं, करना चाहिए, बट अगर करें ना ओके। करें वो इवेल्युएट नहीं होगा क्योंकि हम इवेल्युएशन भी करेंगे वहां पे। हम्म। अब हम आगे राइट टू ऑब्टेन ऑल सब्सटेंशियली, जो हम स्टेप 2 है हमारा, इसके अंदर हम देखेंगे थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज कि सब्सटेंशियली इकोनॉमिक बेनिफिट किसको मिल रहे हैं वहां पे, वो भी थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज के पूरे में, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। जैसे सब लीज कर रहा है तो इनडायरेक्टली उसको बेनिफिट मिल रहा है वहां पे, ये नहीं है कि सब लीज वो कर रहा है,
मान लो जैसे सब लीजिंग कर दी वहां पे, तो मेरे को तो कोई बेनिफिट मिल रहा, बट लेकिन वहाँ इनडायरेक्टली आ जाएगा, मेरे को पेमेंट्स मिल रही है वहां पे, मैं यूज नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को उसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे वहां पे, पेमेंट ओके, के टर्म्स इकोनॉमिक में। बेनिफिट। हम्म। राइट। अब हम जो सब्सटेंशियली और होता है इसमें हम क्या देखेंगे, प्राइमरी आउटपुट भी देखेंगे, बाय प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट हम दोनों की वहां पे इवेल्युएशन करते हैं। बाय प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे हो सकता है कि जो यहाँ पे हमने जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होते हैं उसके साइड में टैक्स क्रेडिट्स, या अगर कोई क्रेडिट्स जनरेशन हो रही है वहां पे, तो बाय प्रोडक्ट की भी इवेल्युएशन वहां पे इवेल्यू होगी कि सब उसका भी सब्सटेंशियल किसके पास है वहां पे। हाँ, मतलब जैसे मैट में एक एग्जांपल था कि उसने वो फैक्ट्री थी, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने से जितने भी बेनिफिट्स थे वो लेसी के पास जा रहे थे, लेकिन जो कुछ टैक्स क्रेडिट थे वो लेसर को अक्रू हो रहे थे। ये वही चीज हम्म। है ना? तो वहां तुमने क्या किया था, क्योंकि एक क्वेश्चन भी है, हम उसके ऊपर भी जाएंगे, अभी एजुकेशन मटेरियल में है क्वेश्चन वहां ये। पे तो वहां पे तो ये हो गया था कि सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेसी के पास ही जा रहे हैं, क्योंकि खाली टैक्स क्रेडिट उस एसेट का बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए तो वो लीज काउंट हो गया था। नहीं, अब मैं बताता हूँ इसका। हमें जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे उसमें हमें ये इवैल्यूएशन, जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये यहाँ पे हमें इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड होगी कि इकोनॉमिक बेनिफिट किसके वजह से मिल रहे हैं। ओनरशिप, जैसे मान लो लैंड मेरी है, मैंने तुम्हें लैंड दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी तुम जनरेट करोगे, टैक्स रेट्स तुम्हें मिलेंगे। मान लो एक हो गया कि जैसे लैंड पे जनरेशन पे, मैंने लैंड पे भी अपने क्या हो सकते हैं यहाँ पे दो सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे लैंड थी, इलेक्ट्रिसिटी मैंने जनरेट, हम्म। मैंने अपना पावर प्लांट बना रखे हैं वहां पे, लैंड पे मैंने, लेसर ने पूरा कर रखा है वो। अब उसने क्या किया, लेसी ने लीज पे ले लिया वो वहां पे, एक अरेंजमेंट बना ली कि मैं इलेक्ट्रिसिटी में ऑब्टेन करूंगा वहां पे। अब उसने, अब क्या हो गया, लैंड पे जो सोलर बेनिफिट है उसमें भी वहां पे कई बार इकोनॉमिक बेनिफिट टैक्स क्रेडिट्स मिल जाते हैं वहां पे तो टैक्स क्रेडिट्स मिलेंगे, अगर वो उसकी वैल्यूएशन नहीं करनी, क्योंकि उसकी ओनरशिप तो लेसर को मिलेंगे वहां पे, क्योंकि लैंड तो ओनर के नाम पे रजिस्टर्ड है, हमारे नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि हम जैसे हाँ। सोलर जनरेशन कर रहे हैं वहां पे, उसके अंदर भी क्रेडिट्स हमें मिलते हैं वहां पे। तो जैसे एक और हो गया वहां पे, एक हो सकता है कार्बन क्रेडिट्स भी मिलते हैं कई बार, कार्बन क्रेडिट्स की हम्म। emissions हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिट्स मिलते हैं, उसकी वैल्यूएशन देखनी है, वो उसका उसका यूज किसके पास है, मींस उसका इकोनॉमिक बेनिफिट किसके पास है, कस्टमर के पास है या सप्लायर के पास है, कस्टमर के पास होना चाहिए उसका भी यूज, उसका राइट जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, दैट वी हैव टू चेक। अच्छा। और इसके ओके बाद ओके। क्वेश्चन पे जाते हैं, इवैल्यूएशन करने के बाद दो पॉइंट और। अब हमें ये ध्यान रखना नेक्स्ट की, कंसीडर जो है वो डिफाइंड स्कोप के अंदर, जैसे तुमने वो बताया था कि 10,000 किलोमीटर तक है वहां पे सब्सटीट्यूशन, वहां पे कि डिफाइंड स्कोप है हमारा वहां पे 10,000 तक, तो हमें उसकी वैल्यूएशन करनी है वहां पे कि वहां पे हमारा कितना यूज हो रहा है, 10,000 तक कौन कर रहा है उसकी, उसके बियॉन्ड नहीं देखना, जो हमारा डिफाइंड स्कोप है उसके अंदर देखना है। और नेक्स्ट वही कि सब्स्टिट जो प्रोटेक्टिव राइट्स है उसकी कंसिडरेशन ये है कि प्रोटेक्ट कर रखे है उसने, कि इसके बाहर नहीं ले जा सकते, इलीगल आइटम्स नहीं कर सकते, उसका राइट नहीं है वहां पे कि इलीगल करोगे तो किसको बेनिफिट मिलेगा, तो उसकी वैल्यूएशन नहीं है, प्रोटेक्टिव राइट्स कैन बी देयर। ये हो गया ओके। डायरेक्ट द यूज है। अब अपने हम उस पे आते हैं, सप्लाई सब्सटेंटिएशन राइट्स, आइडेंटिफाइड एसेट। तो जो हमारे मटेरियल में क्वेश्चन है स्टडी मैट में, वो क्वेश्चंस इसमें भी हैं जो ये वाला इंडेक्स का एजुकेशन मटेरियल है? इसमें कई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल वाले मैंने अभी पूरे सॉल्व नहीं किए, वो मेरे को लग रहे थे कई मॉड्यूल में भी हैं, थ्योरी वाले जो मैंने हाईलाइट किए ना वो नहीं थे वहां पे। थ्योरी वाले तो कम है वैसे भी ऐसे में, मैंने देखा। हम्म। यस। क्वेश्चन नंबर बता 9 दियो फिर हमें भी कौन कौन से हैं वो। हाँ, मैं वो लिस्ट तो मैं ये वाली शेयर कर दूंगा, एक्सेल वाली। ये लो, सबसे पहले भी हमने आइडेंटिफाइड एसेट का किया है ना, बस थोड़ा सा छोटा। ये लो, ये कर। यहाँ पे तो करो। यहाँ पे देखो, एंटिटी वाई के पास सारी पावर है डिसीजन मेक करने की कि क्या ऑपरेशन होगा, क्या मेंटेनेंस होगा पाइपलाइन का।
हम्म है ना, और ये डिसीजन मेकिंग पावर एक्स के पास नहीं है जो कि लेसी है। हम्म और उसके बाद एंटिटी वाई जो है थर्ड पार्टीज को भी अलाउ कर सकती है 40% कैपेसिटी यूज करने के लिए। लेकिन ओके, अगर सिर्फ एक्स रिफ्यूज करे कि भाई मैं 40% नहीं यूज यूज करूंगा, नहीं कर तो रहा। एक्स को, लेकिन एक्स को तो वैसे ही उसने 60% की ही दे रखी हम्म है ना, तो इस केस में तो आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है ये। आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। रीजन क्या है, रीजन मेन बताना, उसके अंदर रीजन क्या लिखोगे? इसका रीजन मेन ये है कि जो राइट टू डायरेक्ट यूज ऑफ द एसेट है वो वाई के गलत, पास है, रॉन्ग क्योंकि रॉन्ग वाई ही। रॉन्ग 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 रॉन्ग। स्नेहा। हाँ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो शायद होना चाहिए, बिकॉज एक्स के पास राइट है कि वो मना कर सकता है कि दूसरे बंदे एक्स के यूज ना करें। मींस आइडेंटिफाइड एसेट है यहाँ पे। ऐसे लिखा हुआ है। हाँ मतलब सब्सटेंशियल राइट है, यस। 60% इज सब्सटेंशियल। वो तो ये जजमेंट वाला केस आ गया यहाँ पे। हाँ, 80% क्या लेंगे क्या? तुम्हारी जजमेंट क्या पे 60% के, दोनों बता दो चाहे। हम्म, मेरे हिसाब से तो 60% सब्सटेंशियल नहीं होना चाहिए। अगर नहीं। 90% से अबव है तो सब्सटेंशियल होना चाहिए। ओके, चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर ये है कि आइडेंटिफाइड एसेट पहले नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा आंसर पहले बताता हूँ कि अभिषेक तुम्हारा क्यों गलत मैंने बोला था। तुमने राइट टू डायरेक्ट बोले थे, और आइडेंटिफाइड एसेट के जब हम चेक कर रहे होते हैं वहां पे राइट टू डायरेक्ट नहीं देखते, वो लीज के लिए देखते हैं हम, कि लीज है कि नहीं है, उसके अंदर देखते हैं राइट टू डायरेक्ट यूज ओ किसके पास। हाँ हाँ, तो आइडेंटिफाइड राइट में टू हम क्या यूज के देखते हैं? अराउंड। राइट टू डायरेक्ट में हम क्या देखते हैं, एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है, हाँ, पोर्शन इम्प्लिसिटली किस, हाँ में। हाँ हाँ हाँ। सब्सटेंशियल पोर्शन किसके पास है, सब्स्टिट्यूशन राइट्स किसके पास है वहां पे। और यहाँ पे अब क्या देखेंगे, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट है वहां पे कि गैस पाइपलाइन है ये कोई भी जो जा देखो, रही होगी उसके इसमें अंदर। इसमें आई था ना वो। राइट। नेक्स्ट क्या आ गया, अब पोर्शन वाला। अब यहाँ पे वो वाला फैक्टर टीडीएस। इंपॉर्टेंट आएगा कि सब अब पोर्शन किसके पास है, जो हमने नोट्स में देखा था ना, ये वाला, ये रहा, कि पोर्शन ऑफ एसेट है फिजिकली डिस्टिंक्ट है या नहीं है। अब फिजिकली डिस्टिंक्ट में क्या होना चाहिए, नहीं है पहली बात तो यहाँ पे, कि कितना फिजिकली तुम नहीं देख सकते ना गैस पाइपलाइन, क्योंकि अंडरग्राउंड जा रही है। तुम उस केस में क्या देखोगे, कि बिल्कुल। सब्सटेंशियल पोर्शन किसके पास है वहां पे। अब सब्सटेंशियल पोर्शन के केस में यहाँ पे जजमेंट आएगी, 60% नहीं होता कभी भी सब्सटेंशियल पोर्शन वहां पे। लेकिन अब ये भी हो सकती थी वहां ओके पे ओके। 40% है, बहुत अनयू वहां पे नहीं है, और मतलब नहीं आएगा 60% ना, सब्सटेंशियल पोर्शन नहीं होता। तो इस केस ओके, में तो वहां पे मतलब नहीं इसका होगा, आंसर, नहीं और फिर आएगा। इस केस में ये लीज भी नहीं है एक तरीके से ना, लीज भी नहीं है एक तरीके लीस्ट आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है तो लीज तो होएगी नहीं। से, है ना। तो मेन यहाँ लेकिन पे फिर ना इसका इसमें रीजन भी राइट टू देखना। यूज भी नहीं है ना, राइट टू यूज भी नहीं है फिर एक्स के पास, एक्स ही मान तो लो है ना। राइट टू, अच्छा चलो तुम आगे फर्दर इवेल्यूएशंस कर रही हो। मान लो यहाँ पे चलो 80% होता, तुम इसमें क्या ये कह क्या रही हो? लिखा हुआ था हाँ कि मतलब काफी मैंने देखा है, मैंने ये भी इसका चेक किया आंसर कि दिखा है ना। इसके आगे ये था ये टीडीएस। वही कौन, बट मैंने जितने देखे ना उनमें काफियों में था टीडीएस एक्सेप्ट फॉर टी। टीडीएस की डिस्कशन चल रही है अभी पीछे। हाँ, अरे मैं बताता हूँ इस केस में, जैसे अगर अभिषेक, अगर तुम बता, जैसे तुम कह रही हो कि यहाँ पे अगर मान लो 80% होता, सब्सटेंशियल 90% होता है यहाँ पे, तो लीज होती या नहीं होती? क्योंकि 90% होने से आइडेंटिफाइड एसेट बन जाती है यहाँ पे। तुम आगे फर्दर इवेल्यूशन के केस में कह रही हो, वहां पे बताओ नहीं, तब भी लीज नहीं होती, क्यों क्योंकि ना नहीं यहाँ होती, पे राइट टू यूज एक्स के पास नहीं है। कैसे क्योंकि नहीं देखो है? वहां पे लिखा हुआ है ना, एंटिटी वाई मेक्स ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पाइपलाइन। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, उसकी जो मेंटेनेंस करने के लिए, तो उसको मेंटेन मेंटेनेंस करने तो के हो ही लिए। सकती है। राइट। नहीं, बट ऑपरेशन भी लिखा है ना, ऑपरेशन भी तो लिखा है। अरे यहाँ पे तो इस क्वेश्चन के अंदर वो तो 60% आ गई ना, तो 40% का ऑपरेशन का राइट तो एंटिटी वाई के पास है। ऑपरेशंस में क्या लोगी तुम? ओके, मींस मतलब यहाँ ऑपरेशंस पे के तुम केस कह में रहे क्या हो, ले रही हो? मीन्स ऑपरेशन के केस में मैं ये ले रही हूँ कि पाइपलाइन को किस तरीके से यूज करना है, क्या करना है उसका। किस तरीके से यूज करना है वहां पे? हाँ हाँ। नहीं,
ऑपरेशंस मींस वहां पे ये थोड़ा ना हुआ किस तरीके से यूज करना है वहां पे। मान यहाँ लो तो एंटिटी शायद को प्रोटेक्टिव रिपेयर्स राइट है। वगैरह से रिलेटेड हो गया इसका। रुको रुको, यहाँ पे भी ये भी प्रोटेक्टिव है, ये भी तो हो सकता है वहां पे। मान लो एंटिटी अब किसी और को पता ही नहीं है उसको कि गैस पाइपलाइन को कैसे प्रॉपर्ली ऑपरेट करना है, तो ऑपरेशन का राइट्स मैंने अपने पास रख लिया ना कि मैं उसको प्रॉपर्ली ऑपरेट कर दूंगा वहां पे, कि कितनी सब वो करनी है वहां पे, कैसे उसको ऑपरेट करना है वहां पे। किसी और को पर्सन थोड़ा उसको हाँ मतलब लेसी को तो ये चाहिए ना, मेरे को गैस वहां पे चाहिए, और ऑपरेशंस का वहां पे कई बार बहुत हाई वो हो जाती है वहां पे, तो उसकी वैल्यूएशन वापस वही आ गई कि वैल्यूएशंस करनी पड़ेगी वहां पे हमें, कि कितना ऑपरेशन सब क्या है। डिपेंड डिपेंड करेगा आगे डिपेंड वैसे। करेगा कि ऑपरेशन के ऊपर है क्या, ऑपरेशन किस चीज का है वो। हाँ ओके फर्दर फिर, ठीक है। हाँ फर्दर इवेल्युएशंस करनी पड़ेगी ऑपरेशन के अंदर क्या कवर हो रहा है। खाली गॉट इट मेंटेनेंस से गॉट नहीं, इट। मेंटेनेंस से कुछ नहीं होता, मेंटेनेंस तो वो करेगा वहां पे उसकी। मेंटेनेंस पे तो मेरा पॉइंट नहीं था, मेरा पॉइंट ऑपरेशन पे आके रुका ऑपरेशंस था पे था। कि वहां पे ऑपरेशन लिखा हुआ है ना। हम्म। इसका वैसे अगर आंसर रीड करना हो तो ये आंसर है, ऊपर प्रोविजन है वैसे। ये आंसर फाइनल आंसर देख लो उसका कैसे लिख रखा है उन्होंने। और ये भी ध्यान ये रखो क्या मतलब हुआ, एंटिटी एक्स के पाइपलाइन पास मीट्स नहीं द है कि कंडीशन ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट। क्या, इन्होंने ऐसा क्यों लिखा, पाइपलाइन मीट्स द कंडीशन ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट अनलेस अनलेस। अनलेस। राइट नॉट है, बस इज सब्सटेंटिव। नॉट सब्सटैंटिव ओके कंडीशंस। मतलब मीन्स वो यहाँ पे उन्होंने वही 60-40 रेशियो की मीन्स बात कर रहे हैं। हाँ बताओ क्या बताओ क्या कर कह रहा रहे है, हो। एक बार वो नीचे वाला वापस दिखाना लास्ट टाइम। इसमें क्या आ गया वहां पे कि रियलिस्टिक जो अभिषेक कह रही थी ना वहां पे कि 40%, मेरी जब एग्रीमेंट के अंदर 60% है तो रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी नहीं है वहां पे कि 40% मेरे को मिल भी जाएगा। वो तो मेरे को ओके परचेज करना पड़ेगा सेपरेटली, और लीज के अंदर उसका इवेल्युएशन आएगी भी नहीं। जैसे 40% वो ले सकता है, तो उसकी वैल्यूएशन वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है वहां पे, ओके। क्योंकि उन्होंने तभी नीचे लिख दिया ना कि रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी नहीं है, नो रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी, कि एक्स कर भी सकता है वहां पे परचेज। उन्होंने नीचे ये ध्यान हाँ रखो एग्जाम्पल में क्या लिख रखा है, टू पे एन एक्स्ट्रा अमाउंट, उसे एक्स्ट्रा अमाउंट बहुत पे करनी पड़ जाएगी वहां पे, एक्सोर्बिटेंट अमाउंट। हम्म। समझ हम्म। समझ गई मैं। ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन राइट्स भी हमने कर लिया, 41 11th का केस सिनेरियो नंबर 1। चलो इसका किस सिनेरियो नंबर 1 तक करना खाली। मैं दूं आंसर या पहले स्नेहा देने वाली है? इस बस नेहा पहले। अरे नहीं, नहीं ट्राई तो करो, क्या वो गलत ही होएगा ना। वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं व्हीकल एट एनी टाइम, हम्म। तो मतलब फिर तो नहीं आइडेंटिफाइबल एसेट ना। मैं एक बार क्वेश्चन ध्यान से एक बार रीड कर, उसमें उसमें उन्होंने खाली पूछा क्या है। हाँ, वेदर सब्सटैंटिव सॉरी, हाँ, सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट। फिर तो है यार उनके पास सब्स्टिट्यूशन राइट ना। सिनेरियो नंबर 1 के अंदर हाँ, क्या लिख रखे क्वेश्चन के अंदर, पहले शब्द बता दो, नो सब्स्टिट्यूशन राइट फॉर फर्स्ट 4 years। उसके बाद कर सकते हैं, एंटिटी के भाई के पास है कि एनी टाइम कभी भी कर सकता है वो। हाँ तो वो कभी भी कर सकते हैं ना, 6 साल पड़े हैं, 6 साल में कुछ भी कर देगा वो। हम्म। तो सप्लायर के पास सब्स्टिट्यूशन राइट आ गया या नहीं आ गया। आ गया। सप्लायर के पास, तुम मतलब कह रही है स्टार्टिंग से है। अब स्टार्टिंग से नहीं है बट
4 साल के बाद तो है ही। ओके, चलो अब अभिषेक का ओपिनियन सुनते हैं। अभिषेक। आइडेंटिफाइड एसेट होने के लिए उसके पास सब्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं होने चाहिए, मतलब कैन नॉट सब्स्टिट्यूट एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। अब अगर हम इसकी लीज कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो इसमें लिखा है कि ये 10 साल की इसकी लीज है, राइट टू यूज अ ओके। व्हीकल, तो यानी 10 ईयर्स का हमारा पीरियड ऑफ यूज हो गया। अब इसमें वो नीचे सिनेरियो 1 में कह रहा है कि तो हो उसके गई पास पूरी पहले 4 एक साल की तक तो ईएमआई सब्स्टिट्यूशन हो राइट्स गई, नहीं है, इसकी कर रहे हैं। बट आफ्टर 4 ईयर्स उसके पास सब्स्टिट्यूशन राइट्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब उसके पास है, क्योंकि थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज तो वो सब्स्टिट्यूट कर ही सकता है, तो उसके बाद उसके पास एंटिटी वाई के पास सब्स्टिट्यूशन राइट्स हैं। है। तुमने एक अभी एक वर्ड हाँ, बोली थी, तुमने जस्ट क्या बोला था? थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज है कि नहीं है? नहीं, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज नहीं है, उसके पास 4 साल के बाद सब्स्टिट्यूशन राइट्स आएंगे। तो वहां पे तो लिख रखे हैं ना थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या हुई? तो उसको हम ये भी तो कह सकते हैं थ्रू आउट द पीरियड नहीं होना चाहिए। अब ड्यूरिंग द पीरियड अगर सब्स्टिट्यूशन है तो मान लेंगे कि सब्स्टिट्यूशन राइट है। क्या एक चीज, दो का डिफरेंस हो मतलब गए, ना, एक चीज बताऊं? दो डिफरेंस हो गए, एक होता है सब्सटेंटिव, एक हो गया सब्स्टिट्यूशन राइट्स खाली। सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स बोला है वहां पे। तो यहाँ पे उसके पास सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट ही है, 6 साल सब्सटेंटिव है। 6 साल आउट ऑफ 10 ईयर्स, वहां क्या पे 60%। मैं अगर हम देखें तो मैं परसेंटेज में। समझ गई, मैं समझ। दूसरे का भी रीड करना है यार, लो पहले एक बार कर लो ये रहा। आफ्टर 4 ईयर, यहाँ से मेन आंसर है सब्स्टिट्यूशन राइट इज नॉट सब्सटेंटिव बिकॉज एंटिटी वाइज सब्सटेंटिव। डज नॉट हैव प्रैक्टिकल एबिलिटी थ्रू आउट द यूज, नहीं है उसके पास। गॉट इट। नीचे वाला करना है तुमने या देख लो? मैंने वैसे सिनेरियो वन ही रखा था थोड़ा, अगर है तो एक बार रीड कर कर लो, छोटा लेते सा हैं है। बाहर रखा तो पर्टिकुलर इवेंट। ऊपर वाला ही नहीं है सब्सटेंटिव तो ये भी नहीं होगा, फिर तो पर्टिकुलर इवेंट। एक बार रीड कर छह लेना साल नहीं है तो। स्नेहा, पहले तुम भी बताना इस क्वेश्चन में भी। ओनली ऑन occurrence of particular event that is breakdown। तो ब्रेकडाउन पे तो वो तो फिर जरूरी है करना ना, तो हम इसमें ये थोड़ी कह सकते हैं तो है या नहीं है? नहीं है। करेक्ट, तभी मैंने कहा था सिंपल है यहाँ पे, नॉट सब्स्टेंटिव। हाँ ठीक है। तभी मैंने इसमें सिनेरियो बना रखा था कि वो थोड़ा वो रख सकते हो उसको। ओके, गुड जॉब। तो बाकी चलो आगे और कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट आ गया राइट टू डायरेक्ट द यूज, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हाउ एंड व्हाट पर्पस, लेकिन वहां पे दो फैक्टर और भी आ सकते हैं क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर एसेट टू बी यूज्ड। यहाँ पे मेन यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा वहां पे कि अब डिसीजन वहां पे, अब ये राइट टू डायरेक्ट द यूज चेक करने के लिए हम अब ये सबसे पहले ये चेक करेंगे कि डिसीजन है राइट टू आइडेंटिफाइड एसेट के प्री डिटरमाइंड है कि नहीं है। अगर नहीं है वहां पे प्री डिटरमाइंड, तो वहां हम देखेंगे कि नहीं है, तो हम देखेंगे कि राइट किसके पास है वहां पे, कि कौन यूज कर रहा है वहां पे, क्योंकि प्री डिटरमाइंड तो हमने कर ही नहीं रखे कि कौन क्या यूज कर रहा है। तो वहां हम देखेंगे किस हु होल्ड द राइट, राइट किसके पास है। सप्लायर के पास है तो नहीं है वहां पे राइट टू राइट। अगर सप्लायर के पास है तो लीज नहीं हो जाएगी वहां पे, नो लीज। लेकिन कस्टमर के पास है तो लीज बन जाएगी वहां पे। बट अगर राइट प्री डिटरमाइंड है वहां पे, तो फिर वहां पे हमें इवेल्युएशंस करनी पड़ेगी राइट टू ऑपरेट किसके पास है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज विदाउट सप्लायर हैविंग राइट टू चेंज ऑपरेशंस डिसीजन। लेकिन ऑपरेशन डिसीजंस वहां पे हो सकते हैं वहां पे, ये ध्यान रखना, राइट टू चेंज ऑपरेशन ऑपरेटिंग डिसीजंस किसके पास है। अभिषेक एक बार तुम एक्सप्लेन करना इस अगर पॉइंट। सप्लायर के पास होए तो मैं वो एक बार कह रहा हूँ, अभिषेक एक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करते फिर मैं करता हूँ इसको डिटेल में, क्योंकि ये वाला यहाँ पे पॉइंट आएगा ना, ये बहुत अच्छा है यहाँ पे। ओके, जो हमारे मतलब जो ऑपरेशन के राइट्स है ना, कि मतलब एसेट को किस तरीके से यूज करना है, कैसे चलाना है, मतलब कस्टमर हैज द राइट टू ऑपरेट डायरेक्ट हम्म। अदर्स, मतलब जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है डायरेक्ट अदर्स, कि मतलब उसका कोई स्टाफ लगा हुआ है एसेट पे, तो मतलब वो हम्म। स्टाफ को बता रहा है कि इसमें ये चीज बनेगी, ये चीज
या जैसे कोई ट्रक है तो भाई वहां लेके जाओ उसको, इस तरीके से ओके थ्रू आउट गुड। द पीरियड। ठीक है, मतलब कि उसके सप्लायर के पास कोई ऐसा राइट नहीं होना चाहिए कि वो कह सके कि नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकते, अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिव राइट्स। वो ये नहीं ओके। कह सकता कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। हम्म। अगर वो सप्लायर अपनी टांग अड़ा रहा है हर बात में, तो उसका मतलब वो लीज नहीं है। और अगर वो शांति से बैठा हुआ है, मतलब कोई इस तरीके से अननेसेसरी कमेंट्स नहीं आ रहे कि ऐसे करो वैसे करो, तो वो लीज है। अच्छा ओके। बट हाँ, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कि वहां पे मान लो कि जो उसके पास है राइट टू डिजाइन डिजाइन करने का, वो मान लो किसके पास है, सप्लायर के पास है या कस्टमर के पास है डिजाइन करने का, कि मेरे को कैसे यूज करनी है डिजाइन का, कि मेरे को ये एसेट यहाँ पे चाहिए वहां पे चाहिए, डिजाइन उसने किया है, तो वहां पे लीज है या नहीं है? डिपेंड करेगा कि एक फिर बार उस ऐसे रिपीट करियो। करने का राइट किसके पास है। कि जो डिजाइन करे ना, डिजाइन जैसे मान क्या? लो मैं, जैसे एसेट को मेरे को कहाँ यूज करना है एसेट का, जैसे एसी हो गया, कहाँ इंप्लीमेंट करना है पूरा बिल्डिंग के अंदर, जैसे मैं एसी लगा रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ मेरे को कौन कौन सी लोकेशंस पे एसी चाहिए अपने ऑफिस के अंदर, या पर्टिकुलर मेरे को कोई एसेट में बनवा रहा हूँ, डिजाइन करवा रहा हूँ कि मेरे को ये एसेट इस डिजाइन में चाहिए या स्पेसिफिकेशंस के साथ, वो अगर वहाँ किसके पास है, अगर मान लो वो कस्टमर के पास है, तो लीज है या नहीं है? तो है। यहाँ पे ऊपर वाला केस पता है यहाँ पे क्या है, पहले ये वैल्यूएशन हुई है कि सप्लायर के पास राइट टू चेंज करने का है, वहां पे वो चेंज कर सकता है वहां पे, लेकिन उस सरकमस्टांस में कस्टमर वहां पे ये कह रहा है कि मेरे को ये एसेट यहाँ पे चाहिए, लेकिन सप्लायर चेंज कर सकता है वहां पे। नहीं, फिर तो नहीं है। फिर नहीं है। अवशी। फिर से बोलना एक बार, कि मतलब सप्लायर कस्टमर चाहते हैं कि ऐसे एसेट बने, लेकिन सप्लायर उसको चेंज कर सकता है। हाँ, डिजाइन को चेंज नहीं कर सकता, हाँ, एसेट को चेंज कर सकता है। एसेट को चेंज कर सकता है। एसेट को हाँ, अगर वो चेंज कर सकता है तो फिर नहीं है ना। तो नहीं है। हम्म। फिर तो वो आइडेंटिफाइबल एसेट कैसे हुआ? क्यों? अरे एसी, अरे ये तो जब मत एसेट ही सोचना, अरे चेंज होगी। अरे कौन सा एसी लगाना है, वो उसको कैसे ऑपरेशंस में रखना है, किस, क्योंकि वो सप्लायर को पता होगा ना कि कौन सा एसी, मतलब उसकी फिटिंग्स कैसे होगी, वो चीज ऑपरेशंस के वो कह रहा हूँ मैं। एसेट मतलब वो मत समझना कि मैं, क्योंकि एसी अगर मान लो बिल्डिंग में तुमने लगा दिया, उसके बाद बारी बारी पूरा चेंज करना सिस्टम, वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो नहीं कह रहा मैं वहां पे। तभी मैंने एग्जांपल पहले रखा था कि एसी है वहां पे, वो एसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसकी फिटिंग कैसे रखनी है, मान लो सप्लायर उसने कस्टमर डिजाइन बता दिया कि मेरे को ये वाला एसी ऐसा चाहिए वहां पे, और इस पर्टिकुलर उसमें चाहिए। और ये वाली मीटिंग भी शायद अभी एंड हो जाएगी, ज्वाइन कर लेना, पहली वाली कर लेना, जो ऊपर वाला लिंक था ना, जो स्टार्टिंग वाला सबसे। ठीक है। ओके। एक बार मैं अगर अगर ना सप्लायर ये चेंज कर सकता है कि नहीं नहीं, मतलब कि आप इसको ऐसे मत लगवाओ वैसे लगवाओ, तो फिर लीज हो जाएगा ना, क्योंकि एसेट तो हमारा हो चुका। और डायरेक्ट टू यूज, क्योंकि क्या कहते हैं, लेसी ने बता रखा है कि इसको ऐसे ही करना, हम्म। तो फिर लीज रहेगी, भले ही सप्लायर उसको फिर कैसे भी करे। ओके, चलो इसको एक बार नेक्स्ट सेशन में भी इवेलुएट करते हैं, ये एंड हो जाएगा वो सब, ये वाला।